स्वागत है सभी बच्चों का एक बार फिर से इस क्लास में। क्योंकि मुझे हंसी इसलिए आती है कि पिछले कक्षा में काफ़ी क्लास जो है चीयरफुल हो गई, वो थोड़ा हो ही गया नेचुरली। चलिए कोई बात नहीं है, तो आज की क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक जो आप देख रहे हो वो है जीरो वर्टिकल, मतलब नो वर्टिकल रिक्वायर्ड। अर्थात ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं जहाँ पर आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है। लेकिन फिर इससे पहले एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँ, चूँकि बात बहुत इम्पोर्टेंट है और जो इम्पोर्टेंट बात होती है अक्सर मैं वही लेकर आता हूँ। तो मुझे लगा करता है कि ये मुझे बात करनी चाहिए, बतानी चाहिए, और जो मेरे मन में आता है तो फिर मैं रोक नहीं पाता अपने आप को, क्योंकि बात बहुत अच्छी है। चलिए, तो वो वैसे कोई बात नहीं है, काफ़ी सीरियस और समझने वाली बात है। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है, जैसे कहा गया है कि गुरु जो है, चूँकि गुरु शिष्य से जुड़ी हुई बात है, हम लोग तुम लोग शिष्य हो, मैं गुरु हूँ, तो इस संबंध में थोड़ी सी मन में ये बात उठने लगती है कि यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। तो मैं चर्चा एक अच्छे सेंस में कर रहा हूँ, गुड सेंस में कर रहा हूँ, और उस बात को समझने वाली बात है, वो ऐसी वैसी नहीं है। फिलहाल कहते हैं कि गुरु सच्चा होना चाहिए, लेकिन किसी ने कहा है कि सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। समझना जरा, बहुत अहम बात है। जैसे चाहे हम आध्यात्मिक रूप से ले लें या शैक्षणिक रूप से ले लें, ज़्यादातर देखा गया है कि ये ढूंढते हैं कि नहीं टीचर अच्छा मिले, ये मिले, वो मिले, ऐसा मिले, यहाँ इससे नहीं पढ़ना, उससे नहीं पढ़ना, ऐसे करके होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर गुरु कोई भी हो, शिक्षक कोई भी हो, अगर पढ़ने वाला सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास से और पूरी निष्ठा से पढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ वो किसी भी टीचर से कुछ न कुछ सीख जरूर लेगा। क्योंकि गुरु एक द्वार होता है, और द्वार और दीवार में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। दीवार से अगर आप कुछ हटा दें तो द्वार बन जाता है, और द्वार में अगर कुछ लगा दें तो दीवार बन जाती है। मतलब अगर हम अपने अकर्मण्यता, आलस और बेईमानी, अहंकार रूपी इन सारे तत्वों को अगर हम हटा दें तो द्वार खुल जाता है। यानी कौन सा द्वार? विवेक का द्वार खुल जाता है। और अगर हम खुले हुए द्वार में यही सारी चीज़ें लगा दें तो फिर वो ढक जाता है, अर्थात ज्ञान का मार्ग बंद हो जाता है। तो काफ़ी आध्यात्मिक है ये गुरु और शिष्य के बारे में। लेकिन ये गुरु चाहे आध्यात्मिक बात हो या फिर शैक्षणिक बात हो, लेकिन अब यहाँ पर आज के युग में थोड़ा बहुत ये देखना ही पड़ता है कि नहीं टीचर कैसा है, कैसा नहीं है, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी अगर जो टीचर है वो, तो मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ अच्छी बात, कोई न कोई अच्छे पॉइंट्स, कुछ न कुछ शिक्षा वो ज़रूर बच्चों को दे सकता होगा। और ऐसे में अगर हम उसको पॉजिटिव माइंड में, यानी सकारात्मक होकर के अगर हम उसको फॉलो करें, तो वो भी काफ़ी कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे हम सीख सकते हैं। पर आज का युग थोड़ा हाईटेक है, और ज़्यादातर होता क्या है कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स आजकल पढ़ रहे हैं जिनके लिए एक बढ़िया टीचर होना बहुत ज़रूरी होता है, और वही बच्चे तलाश में रहते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मैंने जो एक द्वार और दीवार वाली बात बताई, सिर्फ मुझे यही बताना था कि किस तरह से हमें ये फ़र्क समझना चाहिए। और बाकी देखो, चेले तो ऐसे भी होते हैं कि एक गुरु ने एक चेला बनाया, शिष्य बनाया, तो जब बन गया वो, तो शिष्य बोला कि गुरु जी को सुनाओ। मतलब देखो वो किस तरह का चेला है। उसने कहा कि गुरु जी को सुनाओ, ये नहीं कहा कि गुरु जी को समझाओ, कोई ज्ञान का मार्ग बताओ, ये नहीं कहा कुछ सुनाओ। गुरु जी बोले तो ऐसा करो कि राम नाम जपा करो। बोले ये तो आम बात है, साधारण, ये तो सभी करते हैं, कोई और बढ़िया बात बताओ। बोले बेटा देखो ऐसा है कि रामचरितमानस पढ़ा करो, सभी लोग पढ़ते हैं, हर घर में पढ़ी जाती है रामचरित। बोले ये तो सामान्य बात है, ये सब पढ़ लेते हैं, कोई ऊंची बात बताओ, ऊंची। गुरु समझे कि लगता है चेला बहुत ऊंचा है,
बोले ऐसा है कि गीता, बोले हाँ ये कुछ ठीक है, ये कुछ चल जाएगी, गीता ठीक है। तो गुरुजी बोले ठीक है, तो आज इसका महत्व बताते हैं, कल इसका अर्थ बताएंगे, कल इसका ज्ञान देंगे। तो गुरुजी अपना भाई बोलने लगे, वो श्लोक वगैरह, एक श्लोक बोला जिसमें आया कि वो दोग्धम गोपाल वंदनम दोग्धम गोपाल नंदनम, ऐसे करके एक श्लोक था। वो श्लोक मुझे पता नहीं है जो उसमें बोला दोग्धा गोपाल नंदनम, तो उसका अर्थ ये था कि भगवान कृष्ण जो है ज्ञान को दुहने वाले हैं और अर्जुन रूपी बछड़ा उसका पान करता है, तो वो एक गीता ज्ञान दुग्ध के रूप में है जिसका पान अर्जुन करता है। ये इसमें प्रसंग में, प्रकरण में उसने गुरुजी बता रहे थे। अब चेला बड़े ध्यान से सुन रहा था, बड़े वाह वाह बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ज्ञान की बात, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। गुरुजी को लगा बहुत अच्छा समझ रहा है, तो वो अपना 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे बोलते चले गए। बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया है तो पूछ लो। बोले नहीं गुरुजी, ऐसा तो है नहीं कि हम समझ न पाए, हम ना समझ पाए, हम तो आप तो कम बताते हो, हम ज्यादा समझ रहे हैं। अच्छा, फिर भी गुरुजी बोले कि नहीं नहीं, गुरुजी की मर्यादा बनी रहे इसलिए कुछ तो पूछो। बोले गुरुजी अगर ऐसी बात है तो वो एक एक शब्द हमको समझ में आया, इसका सब जो आपने बताया बिल्कुल एक एक समझ गए, सारी बात समझ गए, एक बात नहीं समझ में आई। बोले क्या? बोले ये जो आ रहा था कि बार बार आप कह रहे थे दोग्धा गोपाल नंदनम, दोग्धा गोपाल नंदनम, तो ये चीज हमको नहीं समझ में आई कि ये दो गधा कौन है। उसमें था दुग्धा गोपाल नंदनम, दुग्धा मतलब दुग्ध, दूध से, तो दो गधा कौन है? गुरुजी ने माथा पीट लिया, बोले यार ये तो बहुत ही तो हमारा गुरु निकला, हम तो इसको समझाते रहे कि समझ रहा है, ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। बोले गुरुजी बताया नहीं कि ये दो गधा कौन है? गुरुजी माथा पीट के बोले दो गधा का एक हम और एक तुम। तो कुछ ऐसे भी चीज होते हैं, तो ये सारी समस्याएं आती जाती रहती हैं। तो देखिए क्या है ना, कहते हैं कि मतलब ज्ञान का जो दीपक होता है बहुत एक अमर ज्योति की तरह होता है, और उसको बड़ी श्रद्धा के साथ लेनी चाहिए, पूरे विश्वास के साथ लेना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उसमें हमारी पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, जहाँ पता ना हो वहाँ पर पूछना चाहिए। और ये है कि ये नहीं कि हाँ हाँ हम सीख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो खैर मैंने ये कहानी यूँ ही ऐसे जनरली बताई, फिर भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस कहानी से, और इस संबंध में बातें बहुत होती हैं, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए मैं अपनी पढ़ाई शुरू करता हूं। और तुम तो जानते हो कि कोई ना कोई बात लेकर के मुझे थोड़ी बहुत तो बकवास करने की आदत है, तो मैं जब तक कुछ बता नहीं लेता हूं तब तक मेरा नशा का ये या मतलब आदत पूरी नहीं होती। तो अब काम ख़त्म, सामान हो गया। जो मेरे मन में उथल पुथल हो रहा था वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, 0 आर्टिकल है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। और देखिए इसको यह नहीं है कि काफ़ी कुछ लड़के क्या करते हैं कि अगर कोई जॉयफुल, कोई चीयरफुल मैटर होगा, बढ़िया कोई अच्छा सा जो बहुत ही फंटास्टिक कोई हंसाने वाला होगा उसको सुनेंगे, बाकी स्किप कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। तो देखिए जिनको थोड़ा सा हंसी मजाक करना है तो वो तो इतना ही सुनते हैं। इसके बाद लेकिन अब सही पूछो तो अभी तक तो कुछ नहीं था, मजाक था। असली पढ़ाई अब स्टार्ट होती है, तो यहाँ से बच्चों को अब बहुत ही गंभीरता और गहराई से देखना और समझना चाहिए। और जहाँ तक ये समझ लीजिए कि लास्ट फेज ऑफ द आर्टिकल, ये लास्ट वीडियो समझिए, और इसके बाद मैं अभी इसको फिनिश करके फिर नाउन उठाऊँगा। हाँ अगर कोई ज़रूरी हुआ आर्टिकल संबंधित तो मैं किसी वीडियो में ले सकता हूँ, बाकी अब यहाँ से आर्टिकल ये ए एंड द का यूज़ सारे ख़त्म समझिए। ये तो यहाँ है नो यूज़ बिफोर, नेक्स्ट, लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अगर हमारा नेक्स्ट या लास्ट आता है, अगर नेक्स्ट और या फिर लास्ट आता है प्लस टाइम आता है कोई, अगर टाइम एक्सप्रेसिंग कोई वर्ड्स आते हैं तो फिर हमको उसके पहले द नहीं लगाना होता है। जैसे हम ये कह दें कि ही विल
कम नेक्स्ट मंडे। आई मेट अ बेगर लास्ट वीक। कुल मिलाकर जैसे वीक है, मंथ है, ईयर है, कोई डे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से कोई भी ऐसी मतलब मॉर्निंग है, इवनिंग है, इवनिंग है, नाइट है, ऐसे अगर कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आते हैं लास्ट और नेक्स्ट के साथ में तो फिर हमारा द नहीं लगता है। जैसे हम कहते कि आई वेंट टू माई रिलेटिव्स लास्ट इवनिंग, और यह हम कहते हैं कि आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड लास्ट नाइट, तो वहां पर आपको ये नहीं करना कि आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड द लास्ट नाइट, ऐसे करके नहीं। ही विल कम नेक्स्ट मंडे, अगले रविवार को वो आएगा। आई मेट ए बेगर लास्ट वीक, या जैसे कह दिया जाए कि ही विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह को वो मतलब मुंबई जाएगा। तो ऐसे करके जब हमारा लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आते हैं तो हमको जो है द का प्रयोग वहां नहीं करना होता है। इसके बाद जैसे दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट। पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट का मतलब होता है अगर उनके साथ एट है या बाय है या फिर अराउंड है या फिर आफ्टर है या फिर बिफोर है, अगर ऐसे वर्ड्स लगते हैं, मतलब पार्ट ऑफ डे एंड नाइट का मतलब जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है या नाइट है, और या फिर डॉन है। डॉन का मतलब सूर्योदय होता है, जैसे डस्क है, सूर्यास्त है, जैसे डस्क है, ठीक है, और जैसे मिडनाइट है। जब ये सारी चीजें आती हैं तो इनके साथ में भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे सनसेट है या फिर सनराइज है, जैसे हम कहते हैं कि एट लगता है तो एट डॉन। फिर जैसे हम यहाँ पर ये कहते हैं कि एट सनसेट, तो यहाँ पे एट द सनसेट दे एट द डॉन ऐसे नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं एट नाइट है, तो एट नाइट का मतलब ये नहीं है कि एट द नाइट कर दिया जाए। जैसे अराउंड है, जैसे अराउंड, अराउंड का मतलब हो गया जैसे लगभग के अर्थ में। जैसे बिफोर इवनिंग, जैसे आफ्टर मॉर्निंग, तो बिफोर द इवनिंग नहीं होगा, आफ्टर द मॉर्निंग नहीं होगा, अराउंड द नाइट नहीं होगा, अराउंड नाइट मतलब लगभग रात में, या फिर एट सनसेट या एट द सनसेट नहीं होगा, एट नाइट नहीं होगा, एट डॉन नहीं होगा, एट मिडनाइट होगा, एट द मिडनाइट नहीं होगा। ऐसे करके जब भी ये आते हैं पार्ट ऑफ डे एंड नाइट, रात और दिन के जो हिस्से में जो समय बनता है, जैसे हम कहते थे एट नून, एट नून जैसे कहते तो एट द नून ऐसा नहीं होगा। ये बात आपको समझनी है। लेकिन जब कभी इनके साथ में, जब इन्हीं समय के साथ में इन और या फिर ड्यूरिंग लग जाता है तो फिर द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ड्यूरिंग द डे, जैसे हम कह देते हैं इन द नाइट, इन द नाइट, ये ड्यूरिंग द डे या ड्यूरिंग द नाइट, ऐसे करके अगर हम ये करते हैं तो फिर वहां पर आपको इसका प्रयोग किया जाता है। और एक चीज जैसे अभी आपने देखा कि जैसे एट नाइट होता है
और जैसे इन द नाइट होता है, तो यहाँ पर देखो एट आया तो यहाँ द नहीं लगना है, और ये इन आया तो यहाँ पे द लगना है। दोनों का अंतर क्या होता है, इसको कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक, और इसको स्पेशल यूज किया जाता है। थोड़ा सा अंतर मैं आपको बता देता हूं, जैसे द डॉग कर दिया, द डॉग्स बार्क एट नाइट, या हम कहते द डॉग्स वर बार्किंग इन द नाइट। अंतर यहाँ पे समझ सकते हो कि कुत्ते रात में भौंकते हैं और कुत्ते रात में भौंक रहे थे, ये किसी स्पेशल नाइट के बारे में आ गया, ठीक। और ये कॉमन, जैसे हम कहते हैं कि ही वर्क्स एट नाइट, ही वर्क्स एट नाइट, तो इसका मतलब हो गया कि वो रात में काम करता है, अर्थात ये कॉमन है कि मतलब कॉमनली वो रात में ही काम करता है। और जैसे हम ये कहते हैं कि ही वॉज वर्किंग इन द नाइट, ही वॉज वर्किंग इन द नाइट, तो इसका मतलब है किसी खास रात में वो रात में काम कर रहा था। हमेशा नहीं करता, लेकिन ये है कि वो रात में काम कर रहा था, किसी खास रात के बारे में यहाँ पर ये चीज आ गई, लेकिन ये हर रात के बारे में। तो एट नाइट और इन द नाइट में ये फर्क है, इसको जरा थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिसीज और कलर। जब भी डिसीज और बीमारी, और उसको मैंने एक साथ ले लिया है, जब बीमारी कोई भी होती है उसके आगे द का प्रयोग नहीं करते, ये सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन जैसे द मम्स है, ठीक, इसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मीजल्स है, इसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। अब ये एक्सेप्शन यानी अपवाद समझिए या जो को भी समझिए, इन दो बीमारियों के आगे द का प्रयोग किया जाता है, कंठमाला का रोग और खसरा का रोग। बाकी सभी बीमारियों के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद जैसे कलर है, तो कोई भी कलर होता है उसके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता। आई लाइक ब्लू एंड रेड कलर। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आई लाइक द ब्लू एंड द रेड कलर, ऐसा नहीं बोलते, मतलब कलर के आगे द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दिस क्लॉथ या दिस कोट इज इन वाइट कलर, मतलब इसको हमें ये नहीं करना है कि दिस कोट इज इन द वाइट कलर, मतलब कलर के आगे द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत ही कॉमन है जिनको आपको थोड़ा सा बताना जरूरी था। मेक, बिकम, क्राउन, इलेक्ट और सेलेक्ट, अपॉइंट, नॉमिनेट और डिक्लेयर, जो ये वर्ब्स हैं ये एक हिसाब से ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होती है, और इनके बाद जब कोई कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये जितनी भी लिखी हैं, जैसे हम कहते हैं कि दे मेड हिम, दे मेड हिम, कुछ भी कर सकते हैं, किंग कर सकते हैं, ठीक है। वी elected him chairman, जैसे he was appointed supervisor, तमाम ऐसे होते हैं। जैसे he was elected MLA, जैसे she was declared MP, मतलब जो भी हो, इस तरह से जितने भी आएंगे। जैसे हम ये कहते हैं कि द क्लास टीचर मेड हिम कैप्टन, यानी कि कक्षा अध्यापक ने क्लास की जो टीम थी किसी को उसका कैप्टन बना दिया।
तो इनमें जब भी ये देखो मेड है, इलेक्टेड है, अपॉइंटेड है, इलेक्टेड है, डिक्लेयर्ड है या नॉमिनेटेड हो जाए, यानी कोई भी यहाँ पर वर्ब आ जाए तो इस तरह से हमें उनके बाद जो आपका ये आ जाता है, नाउन आ जाता है या एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक। इस जगह पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन इसके साथ एक नियम और भी है, अगर इनके साथ कोई ऐसा मतलब सिस्टम बनता है कि जब हमारे साथ में यानी किसी ऑब्जेक्ट के बाद कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट आता है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। एक से अधिक पद होने का मतलब होता है जैसे दे मेड हिम ए क्लर्क, ठीक। तो क्लर्क के चूंकि ऑफिस में या किसी भी कंपनी में, किसी भी ब्रांच में, किसी भी संस्था में क्लर्क के कई पद होते हैं, इसलिए यहां पर ए लग जाएगा। जैसे द चीफ मेड हिम आ सोल्जर या अपॉइंटेड हिम आ सोल्जर। अब सोल्जर के कई पद होते हैं, इसलिए यहां पर ए सोल्जर आएगा। जब देखो यहां पर किंग एक ही पद होता है, चेयरमैन एक ही पद होता है, सुपरवाइजर एक ही पद होता है, एमएलए एक ही पद होता है, एमपी एक ही पद होता है, कैप्टन एक ही पद होता है। लेकिन क्लर्क के कई पद होते हैं, सोल्जर के कई पद होते हैं। इसलिए जब कई पद होते हैं तो वहां पर आर्टिकल आवश्यकता अनुसार ए या एन लगाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल नियम है, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। अगर कहीं पर ऐसा कॉम्प्लीमेंट आता है जिसमें एक ही पद होता है तो जीरो आर्टिकल है, यानी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है जिसके एक से अधिक पद होते हैं तो फिर वहां पर आर्टिकल ए या एन लगेगा, और इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है कंपनी सोनी, सैमसंग, कोडक, रिलायंस एयरवेज, कोई भी मतलब अगर कंपनी है तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। मतलब जैसे सोनी हो या सैमसंग हो, रिलायंस हो, कोडक हो, एयरवेज हो, कोई भी इस तरह की कंपनी हो, ठीक है, आईबीएम हो, कोई भी कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी है, तो उसके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। अब यह है कि किसी विशेष अर्थ में अगर हो जाए तो आ भी सकता है। जैसे आप लिख रहे हो टू द रिलायंस, अब मान लीजिए अगर ऐसे सैल्यूटेशन में लिख रहे हो, उसको कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो और अगर मैनेजर नहीं लिख रहे हो, सीधे लिख रहे हो टू द रिलायंस, टू द सैमसंग, तो फिर आ भी सकता है, सैल्यूटेशन के सेंस में आ सकता है, बाकी वैसे आर्टिकल नहीं आता है। प्लूरल नाउन्स जैसे होता है, मान लीजिए अगर बैंकर्स, ठीक है, और जैसे आ जाए टीचर्स या लॉयर्स या डॉक्टर्स, ठीक, अगर इस तरह से आता है और इनको जनरली ऐसे यूज किया जाता है जैसे वो पूरे समुदाय को डिनोट करते हैं, पूरे अपनी वर्ग या अपनी पूरी जाति को डिनोट करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं, तो फिर इनके आगे भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम ये कह दें कि बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट। जैसे कर दिया लॉयर्स आर जनरली विटी। जैसे कह दिया टीचर्स आर हार्ड वर्कर्स, ये कह दिए। जैसे कह दिए डॉक्टर्स आर पेड
मोर देन टीचर्स। मतलब इस तरह से भी अगर आता है तो फिर इनके आगे जो है दा का प्रयोग नहीं किया जाता। ये अगर मतलब अपनी वर्ग पूरे क्लास को डिनोट करते हैं तो फिर इनके साथ आपको दा का प्रयोग नहीं करना होता है। सिचुएशन है ये। और देखो ये तो है ही है कि हर एक के साथ में कोई ना कोई विशेष नियम लगा है, तो ये कॉमन रूल्स हैं जिनके साथ आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। सम फ्रेजेस मतलब कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ आपको दा का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे होता है बाय एयर, बाय वाटर, ठीक, बाय ट्रेन, ऐसे करके आ जाता है। जैसे इन जेल या इन डेब्ट, या ऐसे तमाम होते हैं। जैसे हो जाता है बाय रोड, मतलब ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके साथ में हमें बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस होते हैं। जैसे बाय हैंड, ठीक, बाय कास्ट, जैसे बाय नेम, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ में हमें बाय द कास्ट, बाय द नेम, बाय द रोड, या बाय द एयर, बाय द वाटर, बाय द ट्रेन, बाय द हैंड, ऐसे करके हमको यूज नहीं करना होता। मतलब ऐसे फ्रेजेस के साथ में आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। और ये बहुत चीज़ कॉमन है, अगर कहीं लगा होगा, अगर लिख दिया बाय द कास्ट या बाय द नेम, तो फिर आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हो या सुना नहीं है या पढ़ा नहीं है, समझा नहीं, तो फिर कंफ्यूज होना वहाँ पर निश्चित रूप से हो ही जाएगा कि गलत हो जाएगा। पैरेलल स्ट्रक्चर्स, पैरेलल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कुछ ऐसे मतलब समानांतर बनावट वाले शब्द होते हैं जो जिनके साथ हमको कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। या हम ये कह दें कि जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो उनके साथ में हमें दा नहीं लगाना होता। जैसे होता है कि विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज। जैसे हम कहते हैं साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। जैसे हम कहते हैं फेस टू फेस, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे हम कहते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जैसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, बिगिनिंग टू एंड। जैसे हम कहते हैं डोर टू डोर, जैसे हम कहते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ, ऐसे बहुत होता है। जैसे हम कहते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स। अब इसमें ये नियम कुछ बना देते हैं लोग कि जब पैरेलल स्ट्रक्चर हो, समानांतर बनावट वाले शब्द हो, उनके साथ आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता है। और या तो कहीं कहीं पर ये नियम हो जाता है कि जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ते हो तो फिर आपको वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पर जैसे विलेज आफ्टर विलेज है, साइड बाय साइड है, फेस टू फेस है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड है, डोर टू डोर है, फ्रॉम हैंड टू माउथ है, और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है, ऐसे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग है, फ्रॉम डे टू नाइट है। ऐसे करके जितने भी ऐसे फ्रेजेज आते हैं उनके साथ में आपको कहीं पर भी कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ के चलनी है। इसके बाद लास्ट में जैसे एक शब्द आता है वर्क, ठीक, इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। वर्क जो होता है एक नाउन होता है, हालांकि ये वर्ब भी होता है, पर यहाँ पर आपको कोई नाउन के रूप में होता है जब इसके साथ कोई नहीं लगाना होता। जैसे मिस्टर पांडे इज एट वर्क, ठीक। जैसे हम कहते हैं ही इज ऑन हिज वे टू वर्क। जैसे ज्यादातर आपने रोड में देखा होगा लिखा होता है मैन एट वर्क, काम चल रहा है, लोग काम पर है, वह अपने रास्ते में काम पर है या अपने काम करने के मार्ग पर है, यानी प्रोग्रेस पर है।
और मिस्टर पांडे इज एट वर्क मतलब मिस्टर पांडे इस समय काम कर रहे हैं। और वर्क का मतलब इस तरह से होता है, जब आपका एट वर्क लिखा होता है, एट वर्क जब लिखा होता है, एट वर्क जब लिखा होता है तो इसका मतलब होता है वर्किंग, ठीक है। और जब कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है हार्ड एट वर्क, और हार्ड एट वर्क का फिर मतलब होता है वर्किंग हार्ड। इसमें ये फर्क होता है, मतलब मिस्टर पांडे इज एट वर्क, ही इज ऑन हिज वे टू वर्क, तो मतलब एट द वर्क नहीं होगा, टू द वर्क नहीं होगा, एट द वर्क नहीं होगा। तो जब ये एट वर्क का सेंस होता है तो वर्किंग मतलब काम कर रहा है, और जब हार्ड एट वर्क होता है मतलब वर्किंग हार्ड होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंस चेंज है, तो यहाँ पर इस वर्क को भी ध्यान रखना है, इसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं आता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट बचता है टर्नेट। जब हम ऐसे टर्न को, ठीक है, टर्न को बिकम के सेंस में पढ़ते हैं, बिकम अर्थात बनना और या फिर होना, इसका अर्थ ये भी होता है, टर्न का अर्थ बिकम या होना, तब हम इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं ही टर्नेड ऑनेस्ट, अर्थात वो ईमानदार हो गया। जैसे हम कहते हैं ही टर्नेड पॉलिटिशियन, वो राजनेता बन गया या राजनीतिज्ञ बन गया, ठीक। तो यहां पर जैसे ही टर्नेड थीफ मतलब वो चोर बन गया, ही टर्नेड कोई भी मतलब ऐसा नाउन या एडजेक्टिव ऐसे करके लगा सकते हो। तो जब टर्न का सेंस बिकम का होना है, देखो बात ध्यान रखना, टर्न का सेंस यहाँ पर ही टर्नेड ऑनेस्ट वो ईमानदार बन गया, ही टर्नेड पॉलिटिशियन वो मतलब राजनीतिक बन गया, वो राजनेता बन गया, ही टर्नेड थीफ वो चोर बन गया। तो जब बनने का सेंस होता है तब यहाँ पर आपको कोई आर्टिकल नहीं देना होता है कि ही टर्नेड द ऑनेस्ट या ही टर्नेड ऑनेस्ट, ही टर्नेड द पॉलिटिशियन, ही टर्नेड द थीफ, ये ही टर्नेड थीफ, ये नहीं देना होता है आपको। लेकिन इसका सेंस जब टर्न माने होता है घूमना, घूमना और या फिर घुमाना, जब ये या फिर मोड़ना, जब कभी इस सेंस में होता है, जैसे हम कहते ही टर्नेड द की टू ओपन द लॉक, तो फिर आपका टर्नेड के बाद में जो नाउन आएगा वो लग सकता है। जैसे ही टर्नेड द हैंडल बट द डोर डिड नॉट ओपन, मतलब उसने हैंडल घुमाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जैसे हम कह सकते हैं ही टर्नेड द टैप ऑन, उसने नल खोल दिया। जैसे हम कहते हैं ही टर्नेड द रेडियो ऑफ, मतलब इस तरह से जब वो घुमाने या मोड़ने का सेंस रखता है, घुमाने या मोड़ने का सेंस रखता है, घुमाने या मोड़ने का सेंस रखता है, तो वहां पर आपका आर्टिकल हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब बिकम यानी बनने का या होने का सेंस हो तो फिर यहाँ पर टर्नेट के बाद में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरह से मैंने कई पॉइंट लिए। अब खैर यहाँ पर छूटा तो कोई भी नहीं है, अगर मैं छूटा होता तो दोबारा बता देते, चलिए कोई बात नहीं है। और ये सब कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से होता है एंड ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल का लास्ट रहेगा और कोई विशेष या स्पेशल पॉइंट कोई आएगा बीच में, या तुम्हारे द्वारा कमेंट करके कुछ बताया जाता है या कुछ पूछा जाता है तो मैं निश्चित तौर पर उसको फिर दोबारा ले लूँगा। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक आपका नाउन का रहेगा, तब फिर देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ कैसे लेकर चलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे लेकर चलेंगे अगले वीडियो में। और तब तक सारे बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए। और फिर से एक नई क्लास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभकामनाएं।